तक में हेमंत सोरेन आपका स्वागत है। उम्मीद है आप मुझे सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज आप तक आ रही है हेमंत जी? धन्यवाद सर। हाँ आ रही है। हेमंत जी, मैं रोहित सरदाना बोल रहा हूं आज तक से, और इस समय देश के लोग आपको आज तक पर देख रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आपके राज्य में कोरोना की स्थिति बहुत विस्फोटक नहीं है, लेकिन लॉकडाउन का असर है। हमें अमेरिका के और इंग्लैंड के जो एग्जाम्पल्स हैं वहां से सबक लेना पड़ेगा। जो गलती वो कर बैठे हैं हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते करने के लिए। लेकिन आर्थिक तौर पर हमारी स्थिति भी वैसी तो नहीं है सचिन। उस मामले में अर्थव्यवस्था के बीच में और लॉकडाउन कब तक रख सकते हैं, उसके बीच में एक बैलेंस बिठाना पड़ेगा। वो पॉइंट क्या है? बिल्कुल। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे। ये है कि अभी हमारे को 3 मई तक हमारा लॉकडाउन है। 3 मई के बाद अगर सबकी कंसेंसस बनता है तो जो जोन्स मुझे लगता है जो ग्रीन जोन्स हैं जहां पर इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, जहां बिल्कुल क्लैरिटी है, वहां पे हम गतिविधि चालू करें, एक्टिविटी चालू करें। और जो रेड जोन्स हैं जहां पर संक्रमण बहुत ज्यादा है वहां पर तो हमें लॉकडाउन रखना ही पड़ेगा। मेरी व्यक्तिगत राय है जहां पर इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, वहां पर हम छूट दें। मैं समझता हूं ये एक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बहुत बड़ी गलती होगी। तो वहां पर हमें पूरा क्लैम्पडाउन रखना पड़ेगा और जहां पर नहीं है वहां धीरे धीरे ढील देनी पड़ेगी। और जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो रिक्शा खींचते हैं, ठेला लगाते हैं, दिहाड़ी कमा के अपना पेट पालते हैं, उन लोगों को पहले प्राथमिकता देकर उनके हाथों में हम पैसा दें, ताकत दें, राशन पानी दें। तब मैं समझता हूं कि कंजम्पशन जो इकोनॉमी की है, डिमांड बेस्ड इकोनॉमी हमारी है, वो दोबारा पुनर्जीवित हो सकती है। पहला सवाल आपसे यह है कि आपके राज्य में कोरोना की स्थिति बहुत विस्फोटक नहीं है, लेकिन लॉकडाउन का असर है। क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं इस समय? देखिए, चुनौतियां तो हमारे यहाँ कई क्षेत्रों में है। आर्थिक रूप से हो, सामाजिक जंग पर हो, या स्वास्थ्य सेवा को लेकर हो। वैसे तो हमारे यहाँ चुनौतियां पहले से ही रही हैं। ये तो डबल डिजास्टर हो गया है इस राज्य के लिए, और हम लोग अभी कहा जा सकता है कि डबल डिजास्टर से ये राज्य गुजर रहा है। किस किस क्षेत्र में आपको दिक्कत हो रही है? क्या क्या परेशानियां आपके सामने आ रही हैं? देखिए, हमारा यहाँ मैक्सिमम जो लोग यहाँ रहते हैं, लगभग 80% से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। और यहाँ का आपको पता है कि यहाँ सबसे अधिक लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं, और लगभग 7 से 8 लाख लोग की जो हमारे पास रफ डाटा है, जो लोग बाहर राज्यों में फंसे पड़े हैं। और हमारे लोग धीरे धीरे जिस तरीके से यहाँ लोग आ रहे हैं, और उस तरीके से संक्रमण की संख्याएं हमारी बढ़ रही हैं। लगभग आज हमारे राज्य में 63 के लगभग लोग संक्रमित हैं, जिसमें 8 लोग ठीक भी हो चुके हैं। यह राज्य के लिए खुशी की बात है। और 3 लोगों की जानें भी चली गई हैं। ये हमारा अभी का जो डाटा है वो आपके पोर्टल में भी होगा। और जो हमारी जांच की प्रक्रिया है, थोड़ा हमें विलंब से शुरू करने का, या विलंब से सभी चीजें उपलब्ध हुई हैं, तो अब ये रफ्तार धीरे धीरे पकड़ रही है। और हम लगातार केंद्र सरकार के सहयोग लेकर के चीजों को आगे बढ़ा, अधिक संख्या लोगों की जांच हो, इस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ताकि संक्रमित लोगों की पहचान कर पाएं और चीजों को हम लोग हैंडल कर पाएं। सोमवार को प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। 3 मई के आगे की रणनीति को लेकर आपने क्या सोचा है? क्या प्लान रखने वाले हैं आप उसमें? देखिए, लॉकडाउन जिस तरीके से अभी सेकेंड लॉकडाउन की बातें हम लोगों को बताई गई है, जो राज्यों को आदेश हुआ है, इसमें जो संकेत दिए हैं, लगता है कि ये 3 तारीख के बाद धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने की ओर आगे बढ़ेगा। और ऐसी स्थिति में जब लॉकडाउन खुलेगी तो उस समय में हम लोगों की समस्याएं और ज्यादा बढ़ेंगी, जब मजदूर किसी न किसी तरीके से राज्य के अंदर आना प्रारंभ करेंगे। उनको रोजगार देने की बात हो, उनको क्वारंटाइन में सेंटर में रखने की बात हो, और उन जो लोग ठीक होंगे उनको रोजगार देने की बात हो, ये सारी चीजें हैं। और अभी वर्तमान स्थिति में जो बातें आ रही हैं, लगातार बड़े पैमाने पर जो कोटा और के छात्रों को लेकर, और भी हमारे राज्य में तो सिर्फ कोटा में ही नहीं,
कई विभिन्न राज्यों में, पुणे में, उड़ीसा में, हैदराबाद में, साउथ में बच्चे पढ़ने जाते हैं, बंगाल में, उन सब का भी विषय अभी चल रहा है बहुत तेजी से। और ये सभी लोग आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, वो सभी लोग घर आना चाहते हैं। यहां तक कि हमारे मजदूर भी वापस घर आना चाहते हैं। ऐसी स्थिति पर ये एक समस्या होगी, जब वो आएंगे तो उस समय हमको उनको चेक करना, उनको क्वारंटाइन करना, रखना एक चुनौती होगी हम लोगों के लिए। उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। पिछले कुछ दिन से, मतलब 2-4 दिन से कुछ लोग हमारे प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो ट्रंप के आगे झुक गए, मोदी जी को देश से प्यारा दोस्त है, देश के काम आने वाली दवाई अमेरिका को बेच दी, फला फला फला। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मेरा प्रधानमंत्री ऐसा कर ही नहीं सकता। अब सच जानना तो जरूरी था। ये जो झूठ फैलाने वाले हैं इनको जवाब देना बहुत जरूरी था। तो मैं गया फार्मेसी पर, यही मलेरिया की दवाई लेने। फार्मेसी वाले ने कहा कि भैया दवाई खत्म हो गई। हो जाती है भाई कई बार दवाइयां खत्म। तो मैं मेडिकल के अगली दुकान पर चला गया, वहां पर भी दवाई खत्म। मतलब लगभग 10 दुकानों पर मैं गया और सब पर ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की जो दवाई है ये खत्म थी। अब मैं थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने ऑनलाइन चेक किया और मेरी हिम्मत जवाब दे गई। ये दवाई ऑनलाइन पर भी आउट ऑफ स्टॉक थी। अब मुझे लगने लग गया कि देश से प्यारा दोस्त क्यों? जो दवाई पहले देश के काम आनी चाहिए उसे अमेरिका को क्यों दिया? सिर्फ ट्रंप से थैंक यू माय डियर फ्रेंड सुनने के लिए? देश के साथ ऐसी दगाबाजी तो किसी ने नहीं की। प्रधानमंत्री जी, हम आपको थैंक यू कहेंगे और ट्रंप से बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में कहेंगे। बस हमारी जिंदगी को खतरे में मत डालिए। जो दवाई आप अमेरिका को दे रहे हैं वो पहले हमें दीजिए, हिंदुस्तानियों को दीजिए। जय हिंद। अगर पीएम ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने की बात कही तो आप समर्थन करेंगे? देखिए, अब ये तो पहले ही उन्होंने लगातार जिस तरीके से ये दूसरी बार लॉकडाउन जिस तरीके से लगाया है, आगे भी जो भी उनका निर्णय होगा देश के समक्ष, तो वो एक सबके लिए एक समान आदेश होगा। और ऐसे स्थिति पर हम लोग कुछ चीजों पर जरूर उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से आज हमारे विभिन्न राज्यों में फंसे बच्चे जो हमें संदेश देते हैं, जो हमारे मजदूर हमें संदेश भेज रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, और जिस तरीके से जो लोग अन्य राज्यों में क्वारंटाइन होकर के उन्होंने अपना समय भी पूरा कर लिया है, उन लोगों की स्थिति को लेकर जरूर हम अपनी बातें रखेंगे कि इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा। इस पर केंद्र सरकार को कोई स्पष्ट दिशा निर्देश देश को देना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत लोग जो है लॉकडाउन का पालन ना करते हुए अपने तरीके से निर्णय लेंगे। तो आने वाला समय में ये चीजें मुझे लगता है कि दो दिशा में जाने से बेहतर नहीं होगा। कुछ राज्यों ने कोटा से अपने बच्चों को बसें भेजकर वापस बुला लिया, लेकिन आपके पड़ोसी राज्य बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे में फिर लॉकडाउन का मतलब ही क्या रह जाएगा। आपने सरकार से बात भी की, आप क्या चाहते हैं? वापस लाया जाए, राज्यों के बच्चों को भी और मजदूरों को भी आने दिया जाए, या उनको वहीं सुविधाएं दे दी जाए जहां वो हैं? देखिए, आज हमारी गृह मंत्रालय में बात हुई थी, आज हमारे गृह मंत्री जी से भी बात हुई है और हमने अपनी इस समस्या को उनके समक्ष रखा है। और चूंकि हमारे पास इतना संसाधन, इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि पूरे देश से छात्रों को, मजदूरों को हम ला पाएं, इस विषय पर हमने उनसे एक दिशा निर्देश का आग्रह किया है और मुझे लगता है कि इस पर वो कोई जरूर सकारात्मक पहल करेंगे। जिस तरीके से बच्चों को लेकर, हम सिर्फ कोटा के ही फंसे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी फंसे हमारे बच्चों की मैं बात कर रहा हूं और पूरे देश में हमारे मजदूरों की बात कर रहे हैं। और अगर ऐसी व्यवस्था वो कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग अपने राज्य के अंदर उनको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा करके उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने का काम करेंगे। कांग्रेस ने आज लॉकडाउन की तुलना डीमोनेटाइजेशन से की,
और कहा कि ये अनप्लैन्ड लॉकडाउन है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, बातें तो बहुत है, पीछे मुड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी इसमें। जब हमारे यहां कोरोना का एक भी केस नहीं था, उससे पहले ही भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। कोरोना वायरस की वजह से कर्नाटक के कलबुर्गी में 76 साल के एक बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई है। कोरोना वायरस से भारत में ये पहली मौत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक 76 साल का ये शख्स 29 फरवरी को सऊदी अरब से लौटा था। ये शख्स 29 फरवरी को सऊदी अरब से लौटा था। पीछे मुड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी इसमें। मैं अब पीछे जाना नहीं चाहता, मैं आगे देखना चाहता हूं कि आगे की समस्या है वो समाधान कैसे हो। जो समस्या अब दलदल में फंस चुके हैं तो दलदल से निकलने का पहले रास्ता ढूंढा जाए, ना कि दलदल में बैठ करके गुत्थम गुत्थी किया जाए। ये मुझे लगता है कि अभी ये समय नहीं है और इसके लिए सभी मैं पहले से लगातार कहते आया हूं। आज का दौर वो दौर है जहां केंद्र को राज्यों को मदद करना चाहिए और राज्य सरकारों को केंद्र सरकार को भी मदद करना चाहिए, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है। ये सिर्फ एक राज्य ही इसमें नहीं चपेट में है, पूरा देश चपेट में है, पूरी दुनिया चपेट में है। आज इसका प्रभाव पूरे देश में पड़ेगा। जब हमारे पास संक्रमण नहीं थे तो हम बहुत मतलब खुश थे कि हमारे यहाँ कोई संक्रमित नहीं हो रहा है, लेकिन आज ऐसे स्थिति हो रही है कि आज हम जिस तरीके से रफ्तार हमारी बढ़ रही है, मुझे लगता है हम उससे काफी चिंतित हैं कि हम कहीं हमारी संख्या और बहुत ज्यादा ना बढ़े। लेकिन हमारी प्रयास है कि हम कम से कम लोग हमारे राज्य में संक्रमित हो, ऐसे हम ऊपर वाले से भी दुआ करते हैं। आपने कहा दलदल में फंस चुके हैं, ये दलदल कोरोना की वजह से हुई या केंद्र सरकार के फैसले की वजह से? अब इस विषय पर आप हमें राजनीतिक सवाल आप इससे कर रहे हैं तो मैं इसमें यही जवाब दे सकता हूं कि ये आज जिस तरीके से संक्रमण बढ़े हैं, आज जिस तरीके से सभी राज्य आज अनेक क्षेत्र में जंग लड़ रहे हैं। किसी राज्य में प्रवासी मजदूर हैं, किसी राज्य में छात्र छात्राएं हैं, किसी राज्य में दूसरे राज्य से आए हुए मरीज फंसे हुए हैं। आज उनकी देखरेख में, प्रवासी मजदूरों को देखरेख में, छात्रों को देखरेख में उनकी एनर्जी जा रही है। अगर लॉकडाउन से पहले 1-2 दिन का ग्रे एरिया रहता तो मुझे लगता है कि पूरे देश में आज कुछ क्षेत्रों की जंग की आवश्यकता राज्यों को नहीं होती। वो अपने राज्य के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर और सामाजिक सुरक्षा को ही लेकर के उनकी लड़ाई होती, जिसको मुझे लगता है कि उनको लड़ाई लड़ने में थोड़ी आसानी होती। आपने कोई आर्थिक पैकेज मांगा केंद्र से? क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों ने कहा है कि सरकार से मदद चाहिए, और क्या मदद मिल रही है आपको केंद्र से? देखिए, झारखंड सरकार 90% डिपेंडेंसी केंद्र सरकार पर है और मैं पहले भी कह चुका हूं, जीएसटी जब से लगा है राज्यों की लगभग रीढ़ की हड्डी निकल चुकी है, खासकर ऐसे हमारे पिछड़े राज्यों के लिए। आज हमारा सारा डिपेंडेंसी लगभग केंद्र सरकार पर है। यहां तक कि मनरेगा की मजदूरी भी केंद्र सरकार के बगैर हम नहीं चुका पाते हैं। और दुर्भाग्य ये है, सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि हमारा आज मनरेगा, आज जैसे जिस तरीके से अभी सेकेंड लॉकडाउन में भारत सरकार का गाइडलाइन आया है, इससे मोटा मोटी लग रहा है कि रूरल इकोनॉमिक को ट्रैक पर लाने की एक कवायद चालू की गई है, जहां मनरेगा में छूट दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चर अरेंजमेंट है उसको खोलने की बात हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों की इंडस्ट्री खोलने की बात की गई है। तो ऐसे ये सारी चीजें हैं और इस पर हम लोग आगे काम भी कर रहे हैं। और हमारे जो मनरेगा मजदूर हैं, हमारे मनरेगा मजदूर यहाँ पर मजदूरी जो आप सुन के भी हैरानी होगी, 200 रुपए भी नहीं है यहाँ पर मनरेगा मजदूरी, जबकि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सारे पिछड़े राज्यों में से आते हैं। और आज देश में जो अग्रणी राज्य हैं
जो सब मतलब आर्थिक रूप से काफी मजबूत हैं, वहां पर मनरेगा का जो डेली बेसिस है वो बहुत अधिक है, लगभग 300 है, कहीं 350 है, कहीं 350 है, और हमारे यहाँ 200 भी नहीं है। और जो मजदूर 1000 रुपया दूसरे राज्य में जाकर के कमाता था, आज उनको अगर हम 200 रुपये में भी नहीं, 250 रुपये में हम उसको रोजगार उपलब्ध कराएंगे, तो निश्चित रूप से उनके मनोभावनाओं में भी बहुत सारी सवालें खड़ी होंगी, और जो कई समस्याओं से ग्रसित राज्य हो उसमें तो और भी समस्याएं हैं जी। हमारे यहाँ नक्सल गतिविधियां भी बहुत अधिक हैं, आपको पता है। कल ऐसा ना हो कोई असामाजिक व्यवस्थाएं इन सब चीजों पर हावी ना हो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर साहिबगंज से आ रही है। हेमंत सरकार को बदनाम करने की साजिश बताई जा रही है। तो स्थानीय पत्रकार और नेता पर साजिश करने का आरोप लगा है। दोनों के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की साजिश रची गई है। साजिश के तहत थाली लेकर सड़क किनारे बैठे लोग। साहिबगंज में पतना प्रखंड के केंदुआ गांव के लोग थाली लेकर सड़क किनारे बैठ गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी राशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से भूखमरी की स्थिति है। सूचना पर पतना प्रखंड विकास पदाधिकारी गरीबों के बीच पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारी ने बताया कि इलाके के डीलर ने जरूरतमंद सभी लोगों को राशन दिया है, लेकिन कुछ लोग जो योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, वही लोग सड़क किनारे थाली लेकर बैठे हैं और सीएम हेमंत सोरेन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वही एक स्थानीय पत्रकार और नेता पर सरकार को बदनाम करने की साजिश का आरोप लग रहा है। दरअसल एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग सामने आया है, जिसमें एक स्थानीय पत्रकार और नेता की बातचीत है। बातचीत में पत्रकार कैसे प्रदर्शन की साजिश रचता है यह सुना जा सकता है। क्या दिक्कत हुई आपको? आपका लाल कार्ड नहीं बना क्या? आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? बद्री प्रसाद साहब, उनके यहाँ लगभग 136 लोगों का ऑनलाइन आवेदन पड़ा हुआ था। तो इसमें से कल भी जो हमारे पास रिपोर्ट आई थी, तो 25 लोगों को चावल दे दिया गया था, और 25 लोगों को चावल देने के बाद और जो चावल मंगाया गया था और कहा गया था कि आज फिर इनका वितरण किया जाएगा। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे र्यूमर्स यहाँ पर उड़ाई गई कि शायद लाल कार्ड यहाँ बन रहा है, लाल कार्ड बनने के लिए सब लोग, तो उसी को करके यहाँ पर लाल कार्ड के भरोसे में भी बहुत लोग आकर के खड़े हो गए। कुछ एक लाभुक 2 लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया है। ये राशन नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के पास राशन है। बगल में दीदी किचन का संचालन हो रहा है, हमने बात भी की लोगों से, वो लोग वहाँ खाना भी खाए हैं। लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह के बेसिस पर ऐसा हुआ है, और हम लोग इसके पीछे जो लोग हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं, और उस पर जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाए। दरअसल एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग सामने आया। आइए हम आपको वो फोन कॉल की रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। कल जो है आपका दैनिक जागरण में भी खबर कल छपेगा। जी 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 जी। और आज पूरा बवाल कर दिए हैं दैनिक जागरण वाला। कुछ आदिवासी लोगों को कल थलिया लेकर के बैठा पाइएगा चौक के आसपास? जी बैठा देंगे भैया, एकदम बिल्कुल जैसे बोलेंगे करेगा वो लोग। हाँ तो कितना बजे हम लोग आए बोलिए? हम लोग जाएंगे तो बस 10 बजे। एमओ साहब बोले कि 10 बजे हम आते हैं। 10 बजे क्या करते हैं देख लीजिए, और नहीं तो तुरंत कर देंगे। जैसा बोलिएगा वैसा करेगा। अच्छा ठीक है, ये जो जागरण वाला भैया है उससे बात कीजिए। जैसे जैसे एमओ साहब बोल रहे हैं उस तरह उस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। कुछ नहीं चल रहा है। हाँ, अभी तो क्या करिए आप लोग? अभी तक हम लोग पूरा सर्वे कर लिए। सर्वे करके मुखिया का उसमें साइन करा लिए हैं, और डीलर का भी साइन करा लिए हैं हर फॉर्मेट में। का लिख के साइन करा है उसमें वही कार्ड बनने के लिए और आपातकालीन चावल के लिए। अच्छा, वो फॉर्मेट दिए थे एमओ साहब। सुनिए जी, जो कर दिए ठीक है जी जी। अब हम जो कह रहे हैं सुनिए। जी बोलिए। कल आप 50 आदमी को लेकर रोड में बैठा पाइएगा? हर समय भैया, एकदम कर सकते हैं। कितना बजे भैया? फर्स्ट टाइम का बात कीजिए भैया। फर्स्ट टाइम का ही बात बोल रहे हैं? फर्स्ट टाइम मतलब आपको 10 बजे तक कर लेना होगा। हाँ भैया, ऐसा है कि एमओ साहब आ रहे हैं कल, और कौन कौन वीडियो साहब पहले। जी जी। कोई एमओ साहब वीडियो साहब नहीं। जी ठीक है जी। यहाँ जब हम लोग खड़ा रहेंगे तो कोई साहब नहीं रहता है। जी जी जी। ठीक है जी। एमओ कब आएगा? एमओ बोला कि 10 बजे हम आते हैं। 10 बजे आता है ना? जी। आप बोले 8 बजे? जी।
50 गो आदिवासी को जमा कीजिए जी। ठीक है जी। केंदुआ बाजार में जी। मतलब एक आदमी का 5-5 फीट की दूरी में। जी 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 जी। हाँ, थरिया लेकर रोड के किनारे बैठा दीजिए आप लोग। ठीक है भैया। ठीक है भैया 7 बजे आपको भैया हम ये लोग से मिल लेते हैं कल सुबह। अब मिल के सारा ये करके आपको 7 बजे भाई क्लियर कर देते हैं भैया आपको, आप लोग को। हाँ ठीक है। और 8 बजे तक वहाँ बैठा दीजिए, बाकी हम खिला करवा देंगे। अधिक जानकारी के लिए साहिबगंज से हमारे संवाददाता अरविंद जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अरविंद, जिस तरह का वीडियो सामने आ रहा है, लोग थाली लेकर सड़कों पर बैठे हैं और जिस तरह की ये बातें कही जा रही है कि हेमंत सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और जिस तरह से दोनों के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है, जांच में क्या कुछ पाया गया, कितनी सच्चाई है? जी देखिए, ये जो थाली लेकर के क्या, निश्चित रूप से ये जो सरकार है और जिला प्रशासन के खिलाफ निश्चित एक साजिश की गई है। ऐसी बातें जो ऑडियो जब हुआ, हालांकि ये सुबह में जब लोग थाली लेकर बैठे थे तो ये ऐसी बातें आ रही थी कि लोगों को अनाज नहीं मिला है, लेकिन जो ऑडियो आई बाद में, तो उसके बाद जो उसमें से आई है तो निश्चित रूप से स्पष्ट हो रहा है कि एक साजिश हो रही है। इसमें 2 पत्रकार की भी बात हो रही है कि उन लोगों ने इस साजिश को रचने में अपनी भूमिका अदा की है। जो मेरी बात हो पाई है तो उसमें से अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस अधीक्षक साहिबगंज से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि 3 लोग, ऐसे 5 लोगों को नामित किया गया है, जिसमें और 2 पत्रकार, कुल 7 लोगों को इसमें नामजद प्राथमिकी की गई है। उसके अलावा अन्य लोगों को भी की गई कि कौन लोग इस साजिश को रचे हैं, जिसमें से 3, एक सराफत अंसारी कह करके जो कि जनप्रतिनिधि बताए जा रहे हैं, और 2 पत्रकार, इनकी गिरफ्तारी हुई, उनसे पूछताछ हो रही है। और एसपी साहब ने बताया कि जो जल्द और जो नामित हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। और जो अरविंद, आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ साहिबगंज के डीसी वरुण रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। सर, स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। सर, जिस तरह का वीडियो सामने आ रहा है, लोग थाली लेकर सड़कों पर बैठे हैं और लगातार अगर ये जांच, जब जिलाधिकारी वहां जाते हैं जांच करने पे ये पता चलता है कि ये वैसे लोग हैं जो सरकारी योजना का लाभ इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, सुबह में 8 बजे हम लोगों को एक फोन आया था जिसमें ये खबर मिली थी कि कुछ लोग पटना के केंदुआ गांव में बर्तन लेकर के बैठे हैं और उनकी कुछ इश्यूज हैं। तुरंत वहां पे हमारे जो वीडियो हैं उन्होंने रश किया था, एसडीओ राजमल ने भी रश किया था। और वहां जाने पे जो पूरी समस्या हम लोगों को पूरा बात सामने आया वो यह कि उन लोगों को लाल कार्ड मिलेगा यह बोल करके बुलाया गया था। उस गांव में 297 लोगों में से सभी लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया था पहले। उसके अलावा 10 केजी का जो अतिरिक्त राशन है वो भी कल डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, कुछ को आज किया जाना था। तो एक भ्रामक स्थिति पैदा की गई थी कुछ लोगों के द्वारा, शरारती तत्वों के द्वारा। तो इसको लेकर के वहां पे एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई, कुछ लोगों को वहां से हम लोगों ने पूछताछ किया। तो उसके बाद फिर ये जो पूरा प्रकरण है मोबाइल क्लिपिंग का वगैरह का और प्री प्लान स्टेज होने का, वो हम लोगों के सामने आया। और इसको लेने के बाद फिर हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पे जो लोग इस पूरे लॉकडाउन अवधि में चीजों को खराब कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग एफआईआर भी दर्ज किए हैं। 5-6 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मैं ये बताना चाहूंगा कि साहिबगंज जिले में जिला प्रशासन और झारखंड सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिससे कि जो भी जरूरतमंद हैं उनको राशन मुहैया कराया जा सके। हम लोगों ने 1,96,000 परिवारों से ज्यादा को राशन कार्ड जिनके हैं उनको राशन वितरित किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री दीदी किचन के माध्यम से प्रतिदिन करीब 25,000 लोगों को हम लोग भोजन करवा रहे हैं। तो सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं जिसके माध्यम से हम लोग अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी अगर कोई अपवाद में भी अगर कोई एक्सेप्शनल केसेस हम लोगों के सामने आता है तो एक सेंसिटिविटी रखते हुए गरीबों के प्रति, जरूरतमंदों के प्रति जिला प्रशासन उनको 24 घंटे के भीतर राहत मुहैया कराता है। तो यह एक जो था एक प्रयास हम लोगों के इस लॉकडाउन के समय में जो पूरा कार्य किया जा रहा है उसको लेकर के इन लोगों ने एक भ्रामक स्थिति पैदा की थी और उसको लेकर के फिर जिला प्रशासन ने उनके ऊपर कार्रवाई किया है। सर, जिस तरह से क्या इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या ये प्रशासन को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? देखिए, कई एक जगहों पे कई लोग होते हैं जो इस तरह के जो मौके होते हैं उसका फायदा अपनी चीजों को पूरा करने के लिए उठाते हैं।
तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ मैटर होगा, वो तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। पर अभी तो फिलहाल हम लोगों को ये पता चल गया है कि यह एक स्टेज था और वहां पे जो भी व्यक्ति थे उनके तक प्रशासन की मदद पहले से पहुंच चुकी थी या आज पहुंच रही थी। तो इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए हम लोगों ने उन पे कार्रवाई किया है ताकि आगे से ऐसे लोग जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर भी अंकुश लगाया जा सके। जी बिल्कुल, चलिए सर, तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो अब आपको बता दें कि जिस तरह से दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत थी जिसका ऑडियो वायरल हुआ था, फिलहाल उन सभी की जांच जारी है। और आपको बता दें कि चलिए अरविंद, आपको भी तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो आपको बताते हैं डीलर पर रास्ता नहीं देने का आरोप लगा है। और इस समय मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक निशांत वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है एक एक रिएक्शन पहले ले लेते हैं। निशांत जी, आपसे शुरुआत करती हूं, कैसी लगी आपको पीएम के मन की बात? नहीं, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है। और माफ कीजिएगा, आज की मन की बात में मुझे कुछ भी रसप्रद नहीं लगा। वो इसलिए क्योंकि हम पूरा देश आशा कर रहा था कि किस तरीके से सरकार कदम उठा रही है, क्यों 550 मरीजों के लॉकडाउन आज 26,000 के ऊपर हो गया है। उस पे माननीय प्रधानमंत्री कुछ अपना बयान देंगे और बताएंगे देश को कि एग्जैक्टली किस तरीके से इस महामारी से लड़ने का काम हो रहा है। ये संतों की तरह गुरबाणी देना, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। माफ कीजिएगा, शायद मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये मान के चलिए कि चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य चाणक्य ने कहा था कि शिकार से लड़ने की आवश्यकता है और ना कि घर में बैठ जा करके दुबकने की। उसका तात्पर्य ये था कि आप ये बताइए कि आप लड़ाई कैसे कर रहे हैं, आप सब कुछ अंदर बिठा करके नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा, लेकिन एक बात मैं साफ कर दूं कि इस समय जो आवश्यक है वो है कोरोना से लड़ना। उसका मैंने डेटा चेक किया है कि 2 दिन पहले तक का डेटा है कि दुनिया में पर मिलियन मतलब 10 लाख, हर 10 लाख लोगों पे जहां देश दुनिया के अंदर अलग अलग देशों में 18,000, 40,000, 50,000, 90,000 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है, वहां भारत की एवरेज है 10 लाख लोगों पे 450 के आसपास की। अगर इतने कम टेस्ट होंगे तो हमें सच्चाई पता नहीं चलेगी। माफ कीजिएगा मोदी जी, आपने आज फिर पैनिक क्रिएट कर दिया। आपके वक्तव्य में आपने ये कहा कि कोरोना आपके दफ्तर, मोहल्ले, गली तक नहीं पहुंचेगा, ऐसी गलती ना पालें। तो साहब ये बताइए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, जनवरी और फरवरी में आप क्या कर रहे थे? आपने सावधानी तब हटा दी जब 1 फरवरी 2020 को रोमाना जी WHO ने अपनी गाइडलाइंस निकाली, लेकिन हम लोग किस चीजों में व्यस्त रहे, हमने देखा मिडल ऑफ मार्च तक। तो ये सुनना मन की बात अच्छा लगता है, जरा देश की मन की बात भी समझ लें कि एक व्यक्ति नहीं लेकिन एक पद पे आसीन व्यक्ति जब पिछले 2 महीने से देश को नहीं संभाल पा रहा है, जब नहीं संभाल पा रहा है तो उसे जगह खाली कर देनी चाहिए, देश अपने आप को संभाल लेगा। आपकी लाइन बड़ी अच्छी लगी कि प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई जागरूक कर नहीं सकता। उसके लिए कहीं संस्कृत के श्लोक की एक लाइन याद आती है, सुप्तस्य सिंहस्य न प्रवेशन्ति मुखे मृगा। ये बचपन में पढ़ी थी और प्रधानमंत्री जी के लिए लागू होती है। और मैं इसलिए कहता हूं कि जनवरी फरवरी में तो ये सोते रहे, मार्च में आके पैनिक किया। आज की तारीख में ये कहना कि ये जागरूक कर रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, जो खुद सोते रहे वो आज क्या जागरूक कर रहे हैं। देश दुनिया तो पहले से जागरूक थी, आज डरी हुई है, ये फर्क आएगा। दूसरी बात याद रखिए, कुछ लोग कह रहे थे पैनल पे कि नकारात्मकता दुनिया में ज्यादा फैली हुई है और दिख रही है। नकारात्मकता नहीं है। आज मैं बिना नाम लिए कहूंगा कि पहले जब विपक्ष ने कहा था कोरोना की सुनामी आने वाली है, 24 तारीख को अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि मई के अंत तक 8 लाख कोरोना केस सिर्फ अहमदाबाद में होने की आशंका आ गई है। तो इसके अंदर बजाय इस समय गुणगान करने के, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट बैठे हैं, बिल्कुल गुणगान करेंगे, लेकिन गुणगान करने के बजाय मन की बात में अगर जैसे प्रदीप जी ने कहा कि कोई सरकारी बात नहीं की जाती तो फिर इस पे इतनी तवज्जो भी नहीं देनी चाहिए। हम किसी संत श्री के आश्रम में बैठ करके गुणगान नहीं सुनना चाहते। हमें इस समय देश को, जहां पूरा देश और दुनिया
अटकी हुई है, हमें ये भी नहीं कहना है, कोई हमें इस समय पॉलिटिक्स नहीं करनी है कि पहले क्यों नहीं किया, बाद में क्यों नहीं किया, लेकिन आगे क्या होगा ये तो बताइए, इकोनॉमी का क्या होगा ये बताइए। सारे बिजनेस ठप पड़े हैं, कितने दिन तक लोगों को आप पैसे भिजवाएंगे, कितने लोगों को खाना भिजवाएंगे, आपके पास कोई लाइन ऑफ डायरेक्शन है नहीं। आप इस समय बैठ करके सिर्फ संत श्री नरेंद्र मोदी जी का अगर आप भाषण सुनना चाहते हैं या प्रवचन, तो उसके लिए देश तैयार नहीं। के शर्मा जी, जिस तरीके की अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरीके की स्टडीज आ रही हैं, कल ही IIT दिल्ली की तरफ से एक स्टडी आई कि साहब अगर लॉकडाउन खोल दिया जाता है, अगर पूरी तरीके से लॉकडाउन हटा दिया जाता है तो फिर 13 मई तक 10 लाख कोरोना के मरीज, अगर पार्शियल लॉकडाउन खुलता है तो 13 मई तक 2.5 लाख कोरोना के मरीज। और यहां पर निशांत जी ने एक आंकड़ा दे दिया गुजरात के संदर्भ में कि 8 लाख तो गुजरात में ही कोरोना के मरीज निकल आएंगे। तो सर फिर आगे का रास्ता दिख क्या रहा है? खाली अहमदाबाद, ठीक है, ठीक है, खाली अहमदाबाद। आइए जी, आइए। इसमें रोमाना जी, मैं आपसे केवल इतना ही कहूंगा, देखिए मुझे आज बहुत नेगेटिव बातों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना, देश को जरूरत है, क्योंकि देश आज पूरे आत्मविश्वास से इस लड़ाई को लड़। आप देखते होंगे कि क्या आगे के जो है कैसे कदम उठाना। अरे आप इन्हें बीच में बंद कराइए ना, इनको काहे के लिए आप बीच में बोलने देते। तो जो भी आगे के कार्यक्रम है, आगे की कार्रवाई है, इस संदर्भ में प्रतिदिन जो है 4 बजे प्रतिदिन। हाँ जी निशान जी, अपने वो बंद कीजिए। नहीं, आप अपनी बात रखिए सर, आपकी आवाज जा रही है। शर्मा जी आइए। तो उनको थोड़ा बंद करें। प्रतिदिन जो है ये 4 बजे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, उसमें सारी बातें जो हैं आगे की योजना और इस संबंध में सभी जो प्रमुख विभाग हैं उसके लोग उसमें होते हैं और वो उसकी जानकारी देते हैं। वो सारी विषय जो है जनता के सामने आती है। आप भी प्रतिदिन दिखाते हैं हाँ जी। कितने टेस्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, आगे क्या करेंगे, और सभी मिनिस्ट्री अपनी अपनी योजनाएं भी रखती है। तो ये सब चीज देश के सामने है, ये कोई चीज ऐसी नहीं है, और चर्चा के साथ होती है, बड़ी योजना के साथ होती है और पूरी समीक्षा के साथ। नहीं, मेरा सवाल दरअसल इसी वजह से है। मुझे लगता है कि प्रदीप जी को आना चाहिए, मुझे लगता है प्रदीप जी को आना चाहिए। सर आ रही हूँ, शर्मा जी आ रही हूँ, प्रदीप जी के पास जा रही हूँ। प्रदीप जी, अभी तक भारत ने कोरोना के खिलाफ जिस तरीके से जंग लड़ी है, जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है, क्या इतना नकारात्मक होने की जरूरत है हमें? जिस तरीके की नकारात्मक तस्वीर यहाँ पर निशांत जी उकेर रहे हैं सर, क्योंकि देखिए आप जब टेस्ट देश में 14,000 के आसपास हो रहे थे तब भी 4% ही पॉजिटिव निकल कर आ रहे थे, अब 5.5 लाख से ज्यादा हो रहे हैं तब भी 4% के आसपास ही पॉजिटिव निकल आ रहे हैं। पिछले 30 दिन में सर 33%। तो मैं क्या करूं? सर मैं भी फैक्ट बता रही हूँ, मैं भी फैक्ट बता रही हूँ, लेकिन फैक्ट शायद आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। मैं डेटा बता रहा हूँ, मैं भी डेटा ही बता रही हूँ सर, सरकारी डेटा बता रही हूँ। पिछले 30 दिन में 33% टेस्ट बढ़े हैं। पिछले 30 दिन में जो बेड्स की संख्या है देश के अंदर वो करीब 2 लाख पर पहुंच गई है सर। मैं भी फैक्ट्स और सरकारी डेटा वाले फैक्ट्स ही बता रही हूं सर, इसको भी जरा सुनिए। आइए 2 लाख तक है, क्योंकि आपको आशंका है कि इतने लाख होने वाले हैं ना। नहीं 2 लाख इसीलिए तो बेड तैयार किए गए, उन्हें पता है कि 20 लाख मरीज होने वाले हैं, क्योंकि 10%। चलिए कम से कम आपने ये तो मान लिया 10% ऑफ टोटल मरीज इज रिक्वायर्ड टू हैव बेड। तो आप सही तो कह रहे हैं, 25 लाख तो आपके मरीज होने वाले हैं। क्या कदम लेके आपने इसको रोकने के लिए? प्रदीप जी को आने दीजिए सर, सही तो बोल रहा हूँ।